This conference will now be recorded. उनका दिसत नाही नमस्ते। नमस्ते, मैं वैद्य विश्वजीत आप सभी का गुरुवचन व्याख्यानमाला में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है रक्त पित्त और पांचभौतिक विचार सत्र 2। गुरुवचन व्याख्यानमाला शुरू करने का मुख्य हेतु यही है कि वैद्यों को वैद्य दातार शास्त्री उर्फ अप्पा प्रणीत पांचभौतिक चिकित्सा को सहज और आसान भाषा में आकलन कराए। इस व्याख्यानमाला की शुरुआत मुख्य औषधि कल्प में से एक फल त्रिकादि गुगुल जो पांडु रोग अधिकार में बताया है इससे हुई। इस कल्प का ग्रंथोक्त विवेचन और पांचभौतिक चिकित्सा अनुसार निर्माण विधि, घटक द्रव्य और उनके प्रमाण वर्णन किया गया, जिसके बाद विविध व्याधि और फल त्रिकादि का इस्तेमाल व्यवहार में कैसे करें इसका गुरुवर्य वर्णन किया। पांडु रोग में फलत्रिकादि का इस्तेमाल एक केस प्रेजेंटेशन और डिस्कशन भी हुआ। फिर बेसिक की तरफ जाते हुए आगे हमने पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति मुख्य इंद्रिय यानी यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड का ग्रंथोक्त वर्णन, फिर इनका रोल पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति में कितना अमूल्य है, ये सर वैद्य मल्हार जोशी इन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया। निदान पद्धति के बाद अब हम समस्त व्याधि की तरफ बढ़े। व्याधियों में ज्वर सर्व रोगाधिपति, सभी व्याधियों का अधिपति ज्वर को हम आखिर में पढ़ेंगे। इसलिए हमने गुरुवचन व्याख्यान माला में अत्यंत महत्वशील आख्यायिक अवस्था जनित रक्तपित्त इस व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे। रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तम, ये शारंगर संहिता में रक्त का महत्व बताया गया है। जीव मतलब प्राण का आधार बोला गया है। पिछले सत्र में हमने रक्तपित्त व पांचभौतिक विचार सत्र 1 इसमें रक्तपित्त का ग्रंथोक्त वर्णन देखा, जिसमें निदान पंचक का समावेश था। इसके बाद यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड इन मुख्य इंद्रियों और उनकी दृष्टि लक्षण तथा संप्राप्ति का रक्तपित्त में कैसे विचार करना चाहिए इसका सखोल विवेचन देखा। और वैद्य मल्हार जोशी सर इन्होंने हम सब वैद्यों को आयुर्वेद और पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति इनसे नाता तथा विश्वास और मजबूत किया। अब मैं आज के स्पीकर और गुरुवचन इस गुरु शिष्य परंपरा के हमारे सबके चहीते और वंदनीय वैद्य मल्हार जोशी सर इनका परिचय करने का प्रयास करता हूँ। सर ने वसंतदादा पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय से 1990 साल में आयुर्वेदाचार्य पदवी संपादन की। इन्होंने वैद्यराज दातार शास्त्री इनसे गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति का सखोल ज्ञान संपादन किया। गुरु की सीख के अनुसार और आशीर्वाद से इन्होंने स्वयं औषधि निर्माण जैसे रसा औषधि में खलवी रसायन, कुपी पक्व रसायन किए और अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने इन औषधियों को रुग्ण चिकित्सा में योग्य निदान करके अल्प मात्रा में इस्तेमाल करके रुग्ण को उपशय देना, ये सत्र पिछले 30 सालों से सांगली तथा माधवनगर यहाँ निरंतर शुरू है। आयुर्वेद व्यासपीठ कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम इस संस्था में सर सदैव कार्यरत रहे हैं। औषधि निर्माण कार्यशाला ये भी इनकी विशेषता है। आयुर्वेद व्यासपीठ में अब सर केंद्रीय कार्यवाहक के पद संभालते हैं। हम कम शब्दों में और व्यवहार में उपयुक्त ज्ञान बांटना ये सर की विशेषता रही है। सभी वैद्यों को व्यवहार में औषधि निर्माण संभव नहीं है, जिसके चलते हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल को बिना नुकसान पहुंचाए अल्प मात्रा बहु दोषहरम ऐसी औषधियां कैसे मिलेगी। वैद्य मल्हार जोशी सर इनके बेटे शतानंद इन्होंने जामनगर से आयुर्वेद बी फार्मेसी का शिक्षण लेके
जोशी सर के निरीक्षण में भेषजम आयुर्वेद इस नाम से आयुर्वेद औषधि निर्माण और वितरण क्षेत्र में पदार्पण किया है। पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित औषधि निर्माण ये इनकी विशेषता है। अब सबका ज्यादा समय न लेते हुए मैं वैद्य मल्हार जोशी सर को अनुरोध करता हूं कि कृपया आगे का सत्र शुरू करें और हमारे ज्ञान में द्विगुणित करें। हेलो 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 सर। हेलो हेलो जोशी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद सर के यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू होगा, तो हम उसे चेक करते हैं। तब तक आप ज्वाइन रहिए। श्योर। This conference will now be recorded. सर शेयरिंग बंद केलं तुम्ही. हो हो This conference will now be recorded. आज शायद गलती से या नया वैद्य आज ये लेक्चर चालू कर रहा है, इसकी वजह से धन्वंतरी पूजन रह गया है। लेकिन मैं धन्वंतरी का फोटो आपको दिखाकर सादर नमन धन्वंतरी को करके मैं आगे चलता हूँ। मेरे गुरुजी आवा दातार शास्त्री आपको सभी को मालूम है। मेरे अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें ये मैंने पहले ही आपको सब लोगों को दिखाया है, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। आगे चलता हूँ। पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में हमने गत 1 साल से ये गुरुवचन श्रृंखला लेक्चर की श्रृंखला चालू की है। उसमें हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। अब पिछला जो हमारा लेक्चर था वो व्याधि प्रतिनिक लेक्चर हमने शुरू कर दिया है। उसका 1-2 मिनट में हम गोशवारा देखेंगे और आगे चलेंगे। ध्रुवंतो विश्वम स्वस्थम, इसका भी जिक्र हुआ है। आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से हम पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का ध्येय लेकर और जो भी हमारे सामने आ जाता है, हमारे साथ आ जाता है, उसको भी यही सीख देकर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने 2-3 लेक्चर में ये बात आपके सामने रखी है। पोस्ट कोविड क्लिनिक आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये पोस्ट कोविड क्लिनिक की बहुत अच्छी शुरुआत की है। अभी 250 वैद्य इसमें जुड़ चुके हैं। मेरी आप सब वैद्यों से, ये जो भी प्रैक्टिशनर अभी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे फिर एक बार विनती है कि ये नीचे दी गई हुई वेबसाइट www.ayurvedvyaspith.in, इसके ऊपर इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इस पोस्ट कोविड क्लिनिक में जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करने में का अवसर उनको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब हम हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं सिर्फ आपको दिखाकर कुछ स्लाइड्स आपको दिखाता हूं और आगे चलता हूं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा है। व्याख्या देखी है, ऊर्ध्वक अधोक वातज पित्तज ये सब प्रकार देखे हैं। रक्त का पांचभौतिकत्व देखा है, पित्त का पांचभौतिकत्व देखा है,
निदान, ग्रंथोक्त निदान देखे हैं, हेतु देखे हैं, उष्ण तीक्ष्ण गुण का आहार विहार, ये सब इसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। बालकों में ये पहले पिछला लेक्चर था इसलिए मराठी में है, लेकिन मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ। बालकों में जन्म प्रकृति देखना, उस बालक के लिए गर्भ संभव कब हुआ था ये देखना, ये भी हमने इसके विस्तार से देखा है। हमारे बचपन से कुछ व्याधि हमें हो सकते हैं, हो जाते हैं, उसमें से ये गोबर है, कांजिना है, कामला, विषम ज्वर आदि व्याधि और उनका परिणाम करके रक्तपित्त हो सकता है। कुछ मानस हेतु के बारे में भी हमने विचार किया था। क्रोध, शोक, भय, उसमें बुद्धिंद्रिय का भी विचार हमने किया था। ग्रंथोक्त संप्राप्ति हमने देखी थी। प्रमाणतः वृद्धि होने के बाद रक्तपित्त संभव रहता है, ये भी हमने देखा है। अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति, आमोत्पत्ति, दोष दूष सम्मूर्छना, फिर रक्त और पित्त का प्रमाण से वृद्धि होने के बाद समीप जो मार्ग रहता है, यानी ऊर्ध्व अधो दोनों बाजू से या त्वगत रोम कुपे, ऐसे दोनों मार्ग से भी ये बाहर निकलने की चेष्टा रक्त के बारे में हो सकती है। निसर्ग और शरीर एक है, इसके लिए हमने समुद्र और शरीर इसका वर्णन देखा। उत्सन्नानि विवृत्तानि, इसके बारे में हमने सोचा है। वायु के अस्तित्व के बिना ये कुछ संभव नहीं है, ये भी हमने देखा। यानी इसके बाद पंचभौतिक चिकित्सा के लिए आधार स्तंभ जो हम बोलते हैं, यकृत, प्लीहा तथा मूत्रपिंड, इन सब का विचार हमने किया है। स्त्री रुग्ण के बारे में गर्भाशय पीड़ना सत्व रहता है, उसके बारे में हमने विचार किया। सर्व छिद्रेभ्यो रोम कूपेभ्यश्च, इसका भी हमने विचार किया है। उभय मार्ग रक्तपित्त, और यहाँ तक हमने विचार करने के बाद हमने कुछ सवाल आपसे पूछने थे। उस लेक्चर में हम तो पूछ नहीं सके, लेकिन हमने पूरे ग्रुप के ऊपर ये सवाल आपके सामने रखे थे। उसमें से पहला सवाल ऐसा है, मैं अभी एक 4 स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। इसोफेजियल वराइसिस, ब्रेन हेमरेज, ब्लड स्टेन असाइटिस, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। अभी जो मैंने आपको 4 तस्वीरें दिखाई है, इसमें हमें नजर आता है, मैं अभी दिखा रहा हूं, यहाँ से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया है। ब्रेन में तो अच्छी तरह से दिख भी रहा है। असाइटिस में स्लाइड नाही दिसत आहे. दिसत नाही आहेत। दिसायला लागलं आता. हाँ, ब्लड स्कैन असाइटिस, इसमें भी त्वक से ब्लड निकलना प्रारंभ हो चुका है, ऐसे बात दिखाई देती है।
पोर्टल वेल हाइपरटेंशन, इसमें भी खून का निकलना हमें दिख रहा है। मेरा सवाल ऐसा था, ये हम जो नाड़ी परीक्षण, उदर परीक्षण, प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा, ये सब जो अष्टविध परीक्षण करते हैं, उसमें ये हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आधुनिक संसाधनों से हमें ये आज नजर आ रहा है, हमें ऐसे फोटोग्राफ्स दिखने को मिलते हैं। तो हम इसे रक्तपित्त बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ऐसा मेरा सवाल था। बहुत सारे वैद्यों ने इसका जवाब देने की चेष्टा भी की है। मेरे विचार से इन व्याधियों में होता क्या है, इन व्याधियों में क्या होता है, शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ रक्त भी मार्ग होकर समीप के मार्ग से बाहर आ रहा है। इसकी कारण मीमांसा हर एक में अलग अलग हो सकती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार कहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ऐसा हर एक की जलोदर में और भी कुछ संप्राप्ति होगी। लेकिन कारण मीमांसा और व्यक्ति यानी व्यक्त होना, ये जो बात है, वो सब बातें हम रक्तपित्त के साथ या रक्तपित्त जैसे ही यहाँ पाते हैं। तो इसे साक्षात रक्तपित्त नाम न देते हुए, रक्तपित्त ऐसा नाम न देते हुए परोक्ष रूप से ऐसे व्याधियों में या ऐसे व्याधियों के जो हम निदान पंचक देखते हैं, निदानम पूर्व रूपाणी आदि, इसमें रक्तपित्त जैसा ही विचार हम कर सकते हैं या करना चाहिए। अब गति के हिसाब से रक्तपित्त के प्रकार हम देखते हैं। ऊर्ध्वक रक्तपित्त, मुख, नासा, कर्ण, नेत्र, ये जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुग में रहने वाले, जहाँ से कुछ ना कुछ बाहर आने के लिए जगह है, वहाँ से खून का निकलना, ये हम दर्शन परीक्षा से भी देख सकते हैं। चारों जो चित्र मैंने आपके सामने रखे हैं, उसमें से खून बाहर निकल रहा है, ये हम देख रहे हैं। अधोग रक्तपित्त, मेढ्रगत, गुदगत और योनिगत, नीचे जो 3 मार्ग, योनिगत यानी सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये 3 मार्ग अधोग रक्तपित्त के बारे में रहेंगे। उभय मार्गक रक्तपित्त, उभय मार्गक रक्तपित्त ऊपर नीचे दोनों बाजू से खून का निकलना है। और रोम रंध्रों से निकलने वाला खून, ये एक रक्तपित्त का प्रकार ग्रंथों ने हमें बताया है। इसके लिए मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखा है। 85 इयर्स ओल्ड ये रुग्ण है, कोरोना इनको हो गया था। अभी तक उनकी प्रकृति बहुत अच्छी चल रही थी। वो भी एक डॉक्टर ही थे, डॉक्टर भी थे नहीं है अभी। उनको ये कोविड के बाद एस्पिरिन जैसी दवा, इकोस्प्रिन 75 जो भी होगी, वो देना डॉक्टर लोगों ने शुरू किया। ये एक डॉक्टर ने उसका जो भी घटित घटना है वो मुझे उसने बताई है। ये जो इकोस्प्रिन यानी खून को पतला करने वाली दवा जैसे ही उसको शुरू हो गई है, उसी के चलते खून त्वचा से बाहर आने की चेष्टा यहाँ पे दिखाई देती है। एक 2-3 दिन वो
एस्पिरिन बंद कर देता है, तो ये जो खून का बाहर आना जैसा लगता है वो कम हो जाता है, ऐसे वही बोलते हैं। इसको हम रक्तपित्त कहेंगे या नहीं कहेंगे ये बात अलग है। एक अच्छा फोटो सामने आ गया, वो अब मैंने आपके सामने रखा है। यानी अभी तक जो हमने विचार किया है, ये स्लाइड मैं 2 बार दिखाने वाला हूँ, थोड़ी सी अलग भाषा में वो दूसरी स्लाइड होगी। पित्त विकृत हो जाता है, इसके सारे संदर्भ पिछले लेक्चर में हमने देखे हैं। रक्त से साहचर्य होने के कारण रक्त संसर्गित हो जाता है। पित्त के गंध, वर्ण, द्रव, सर आदि गुणों से रक्त की पित्त की प्रमाणतः वृद्धि होती है, और जो समीप का मार्ग रहता है उसी से वो रक्त या खून बाहर आने लगता है। यही रक्तपित्त है। इतना हमने पिछली बार भी सोचा था। ये स्लाइड आज और एक बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी पित्तोत्पत्ति या पित्त की निर्मित, उसका संचय स्थान, रस रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाना, रक्त पित्त साहचर्य, फिर यकृत और प्लीहा की उसमें होने वाली दुष्टि, इन सभी बातों के ऊपर हमारा बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं आगे चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। ये सब जो बातें बताई गई है वो सभी जो भी लेक्चर्स में बताई गई है, अब हमारा एक यूट्यूब चैनल भी तैयार हो गया है, उसके ऊपर आपको ये सभी वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी पित्त का कार्यस्थान प्रायः जाठराग्नि करके हमने ग्रंथों में देखा है, सुना है, सभी जगह ये हमें मालूम भी है। आगे सप्तधात्वाग्नि भी, त्रिदोषाग्नि भी, पंचमहाभूताग्नि, अथवा शरीर में जहां जहां भी पचन क्रिया का काम चलता है वहां पित्त का कार्य दिखाई देता है। अभी मैं जो आगे आगे बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब या पंचभौतिक चिकित्सा का जो भी मूल भाग है वो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदि किसी के कुछ भी बात समझ नहीं आती है तो ये इस लेक्चर के बाद या कल परसों कभी भी आप फोन से भी बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी शंका होगी वो मैं ठीक कर दूंगा। पित्त का प्रथम कार्य हमने देखा है पचन, और उसका व्यवहार में हमें क्या दिखाई देता है। पित्त बाह्य अभ्यंतर दोषों का निर्हरण करता है। इसका प्रत्यंतर हमें सुवर्णकार के पास मिलता है। हम सोने का कोई भी गहना सुवर्णकार को देते हैं और उसका पॉलिश करके दे दो करके बोल देते हैं, या उसको बेचने जाते हैं, या उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, तभी सुवर्णकार पहले उसको अग्निदग्ध करता है। अग्निदग्ध करने के बाद उसमें जो बाह्य दोष और कुछ अंदर, यदि किसी ने उसके अंदर भी कुछ दोष डाले हुए होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ये जो प्रक्रिया हम व्यवहार में देखते हैं वैसी ही प्रक्रिया पित्त शरीर में करता रहता है। अन्न पदार्थों का पचन करना, उसमें रहने वाले गुरु आदि जो गुण रहते हैं वो कम करके वो अन्न हजम करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो, इसका और ये कार्य पित्त का रहता है। गुरुवादि गुण कम करने के लिए पित्त जैसा काम करता है, वैसा ही कार्य जल महाभूत भी शरीर में करता रहता है। यानी पित्त और जल महाभूत इन दोनों का साहचर्य
इसमें रहता है। मराठी में घनता जल में समाप्त हो जाती है या पिघल जाती है, ऐसी एक कहावत है। उसी के चलते ये गुरुवादी गुण जो होते हैं वो जल में पिघल भी सकते हैं या अग्नि से उनका पचन होकर उनको लाघवत्व भी प्राप्त हो सकता है। यह सब प्रक्रिया जब तक अच्छी तरह से चालू रहती है, यानी कि पित्त का जठराग्नि से शरीर के पूरे हर एक जगह का पचन, वहाँ उसका अच्छी तरह से शरीर में, अच्छा भाग शरीर में जाना, त्याज्य भाग शरीर से बाहर निकलने की चेष्टा शुरू हो जाना। यहाँ मैं अभी सिर्फ पित्त का विचार कर रहा हूँ। कफ, वात, बाकी सब बहुत सारी चर्चा यहाँ पे हो सकती है, लेकिन आज हम पित्त और रक्त इन दोनों का ही विचार कर रहे हैं, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। जब तक ये सब अच्छी तरह से चालू रहता है तब तक हमें कोई भी तकलीफ नहीं रहती, हम निरोगी रहते हैं। लेकिन इस क्रिया में एक भी विकृति आती है तो पूरी सुसूत्रता भंग होकर व्याधि निर्मित होती है। यानी कि जब भी शरीर में अग्निमांद्य से भी प्रारंभ हुआ तो भी अनेकविध व्याधि निर्माण हो सकते हैं। अभी हमारा विषय है रक्त पित्त। तो रक्त पित्त में विकृत पित्त, उसमें से द्रव, सर आदि गुणों से रक्त को विकृत करके रक्त की प्रमाणतः वृद्धि करके शरीर से समीप के मार्ग से बाहर निकलना दिखाई देता है। हमारी संप्राप्ति हमने यहाँ तक सीमित कर दी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारी संप्राप्ति हमने यहाँ तक सीमित कर दी है। वैसे तो ग्रंथोक्त निदान आदि संप्राप्ति विचार आप सभी ने किया है, करते ही होंगे, लेकिन रक्त पित्त व्याधि में शरीर में जो भी घटना घटती है, मैंने एक बार बोला था, 5 मिनट पहले मैंने बोला था, यही स्लाइड्स में दूसरे रूप में प्रमाणतः वृद्धि के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। वैसा ही प्रमाणतः वृद्धि होती है और समीप के मार्ग से वो बाहर निकलता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ग्रंथोक्त निदान आदि, इसमें अन्न कौन सा है, विहार कौन सा है, बाकी सभी बातें जो भी दी है वो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। लेकिन पांचभौतिक पद्धति से जब भी हम विचार करेंगे तो जहां तक सीमित रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके आगे हम चिकित्सा विचार करेंगे। चिकित्सा विचार यानी ये जो सब घटना घटी है, मैंने इसलिए पिछले स्लाइड में बोला हम हमारा निदान पंचक यहाँ तक सीमित रखते हैं। यहाँ तक सीमित रखना और उसकी चिकित्सा करना ये बहुत आसान बात हमें दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए जो पंचभौतिक बेसिक कंसेप्ट है वो यदि हमारे क्लियर होंगे तभी जाकर वो सीमित रखना, उसका चिकित्सा विचार करना और उसमें रुग्ण को या व्याधि को अच्छी तरह से लाभ हो जाना, ये बात हो सकती है। रक्त के बारे में, रक्त जीव है या प्राण है ऐसे हमें बताया जाता है। रक्त का क्षय होने लगा तो हमारे प्राण का भी क्षय हो जाएगा। रक्त की अत्यधिक मात्रा से क्षय हो जाने के बाद हमें मृत्यु तक आ सकता है। इतना रक्त को महत्व है और उसको शरीर में अच्छी तरह से हमें संभाल कर रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। लेकिन ग्रंथों ने जो चिकित्सा का मूल सूत्र बताया है या प्रारंभ में जो सूत्र बताया है, इसमें उपेक्षा एवं भेषजम,
ऐसा मार्गदर्शन हमें ग्रंथों ने दिया है। लेकिन किन परिस्थितियों में या कौन से रोगी के लिए जो बलवान और सुदृढ़ है, और हमें ग्रंथों ने शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त आदि सभी के बारे में जो निर्देश दिए हैं, उनमें से अशुद्ध रक्त जब तक बाहर निकलता है तब तक ही हम उपेक्षा कर सकते हैं, या उसकी उपेक्षा करनी ही चाहिए यदि रोगी बलवान और सुदृढ़ हो तो। अन्यथा यदि हमने इसी परिस्थिति में स्तंभन किया और रक्त का शरीर से बाहर निकलना हमने रुकवा दिया, तो वो दूषित रक्त फिर से शरीर में वैसे ही रखकर और अन्य भी व्याधियों की निर्मित उस रक्त से हो सकती है। यदि हो सके तो थोड़ी देर उपेक्षा कीजिए और बाद में स्तंभन कीजिए, या ग्रंथों ने जो हमें अन्य भी विचार दिए हैं, या उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। पहले ये स्लाइड देखते हैं। व्यक्त लक्षण क्या है? व्यक्त लक्षण क्या है यानी दर्शन में हमें क्या दिखाई देता है, इसका पहले हम विचार करेंगे। नाक से खून बह रहा है या कर्ण से खून आ रहा है, यह हमने देख लिया। अभी ये शरीरस्थ जो हमने कारण मीमांसा अभी लगाई है, उसी के चलते बाहर आ रहा है या कोई एक्सीडेंट है, ये भी बात हमें सोचनी पड़ेगी। जिस स्थान से वो खून निकलता है वहाँ एनाटॉमिकली कुछ घटना घटी है, रचना दृष्टया कुछ विकृति आ गई है, या सिर्फ पित्त का, रक्त का प्रमाणता वृद्धि होकर जो मार्ग समीप है उसी से खून बाहर आ रहा है, ये हमें ध्यान से सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्राथमिक निदान ऐसा शब्द लिखा है। जो भी हमने निदान किया है उसमें से आगे उसकी जो खून निकल रहा है उसकी उपेक्षा करना या स्तंभन करना, हमारा ये विचार हम तय करेंगे। अब आगे जाके उसके जो प्रकार बताए हैं उसके अनुसार भी हमें विचार करना पड़ेगा। ये जो अभी एक्सीडेंटल केसेस मैंने बताए, वैसे ही गुदगत रक्तस्राव हो रहा है, वो अर्श के कारण है या भगंदर के कारण है, ऐसे, या सिर्फ रक्त पित्त यानी रक्त का और पित्त का द्रव सर गुण बढ़कर वो खून निकल रहा है, इसका भी हमें विचार करना पड़ेगा। स्त्री रुग्णों में भी प्रदर जैसी व्याधियों में बहुत सारे विचार करने के बाद ही हम कुछ नतीजे पे आ सकते हैं। इसलिए मैंने उसको व्याधि प्रत्यनिक निदान ऐसा नामाभिधान दिया है। अभी व्याधि अवस्था का भी हमें विचार करना पड़ेगा। तरुण व्याधि है, नव व्याधि है, आज ही पहले बार नासा से खून निकल रहा है, ऐसा पेशेंट हमारे सामने आ गया। अभी उसका पांचभौतिक निदान मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन उसी समय यदि वो शुद्ध रक्त हमें दिखाई देता है तो जल्दी से जल्दी उसका स्तंभन करके उसको ठीक करना चाहिए। अगर एक बार वो जीर्ण व्याधि अवस्था में प्राप्त हो गया, अगर वो एक बार जीर्ण व्याधि में बदल गया, उस वक्त हमें पूरे शरीर का परीक्षण करके पांचभौतिक पद्धति में यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, स्त्री रुग्णों में गर्भाशय का, ये सभी स्थानों का परीक्षण करने के बाद ही उस व्याधि की अवस्था कौन सी है ये हमें तय करना चाहिए।
आवश्यक निदान तथा चिकित्सा करने के पहले सार्वदेहिक, मैंने अभी जो बताया आपको, सार्वदेहिक विचार करते समय यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड और गर्भाशय का विचार होना चाहिए। जो वैद्य पंचकर्म चिकित्सा अच्छी तरह से, पंचकर्म का प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं, वो लोग तो लंघन आदि पूरे पंचकर्म का जहाँ जहाँ ग्रंथों ने जैसा जैसा निर्देश दिया है, या हमारे अन्य गुरु जो पंचकर्म में बहुत माहिर थे, उन्होंने जैसा हमें बताया है, वो सभी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम अभी पांचभौतिक विचार कर रहे हैं, इसलिए हम शरीर की जो पांचभौतिक पद्धति से निदान आदि परीक्षा रहती है, उसी के हिसाब से हम आज विषय देख रहे हैं। जब व्याधि अवस्था तरुण होती है, यानी नव व्याधि होता है, तब भी हम 5 पद्धति से उसका निदान और चिकित्सा कर सकते हैं। व्यक्ति कहाँ हुई है, व्यक्तता कहाँ हुई है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। ऊर्ध्व गए, अधो गए, उभय मार्ग गए, रोम कुपरंध्रों में से है, जैसे भी है वो हमें दर्शन परीक्षा से वो समझ में आ जाएगा। उसकी उपेक्षा करनी है या नहीं करनी, यह भी हम तय कर सकते हैं। ग्रंथों ने और एक बहुत अच्छा मार्ग यहाँ पे हमें मार्ग दिखाया है। यदि ऊर्ध्वक पित्त है तो उसे नीचे की तरह से, और अधोग रक्त पित्त में ऊपर से, यानी वमन चिकित्सा और विरेचन चिकित्सा, रक्त मोक्षण चिकित्सा आदि सभी पंचकर्मों में जो चिकित्सा बताई है, वो करने के निर्देश ग्रंथों ने दिए हैं। उसके आगे या उसके साथ ही स्तंभन चिकित्सा भी ग्रंथों ने बताई है। यदि रुग्ण दुर्बल है तो उसमें स्तंभन चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 5वां तत्व है, मूले कुठारहा, अब ये मूले कुठारा के बारे में हमें विस्तार से हम जानकारी ले लेंगे। ये रक्त या ये खून कौन से भी मार्ग से, ऊपर हो, अधोग हो, रोम कुभेभ्य हो या उभय मार्ग हो, लेकिन उसका मूल स्थान इसका शरीर में कहाँ से प्रारंभ हुआ है, ये हमें देखना है और हमें वहां चिकित्सा देनी है। हमने अभी स्तंभन कर दिया तो यहाँ का खून निकलना बंद हो जाएगा। शरीर को यदि वो पित्त और प्रमाणता वृद्धिंगत रक्त शरीर में नहीं चाहिए तो शरीर और दूसरी मार्ग से उसको बाहर फेंकने की चेष्टा कर देगा। इसीलिए पित्त के सर, द्रव आदि गुण क्यों बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर चिकित्सा कर दी तो मूले कुठारा चिकित्सा हो जाएगी। अभी ये पांचभौतिक चिकित्सा का ये मूल सूत्र मैंने आपके सामने रखा है। मूले कुठारा, जो घटना घट रही है उसकी चिकित्सा करना ये बात आवश्यक ही है, लेकिन वो घटना क्यों घट रही है उसका निदान करना और उसकी चिकित्सा करना, तभी जाकर हम रुग्णों को अच्छी तरह से व्याधि मोक्ष दे सकते हैं, अपुनर्भव व्याधि मोक्ष दे सकते हैं। ये बात हम सभी ने समझ लेनी चाहिए। यही पांचभौतिक का एक अलग सा पहलू है। अभी व्याधि जीर्ण हो गया, यहाँ उगम स्थान मैंने फिर से एक बार शब्द दिया है, लेकिन इस उगम स्थान का शब्द अभी पांचभौतिक पद्धति से यकृत विकृति से लगा सकते हैं, प्लीहा विकृति से, मूत्रपिंड विकृति से या गर्भाशय विकृति से। हम सभी जगह या सभी परीक्षण में ये उगम स्थान इस व्याधि का समझ सकते हैं या देख सकते हैं, और उसके ऊपर चिकित्सा देना, ये मूले कुठारा चिकित्सा हो जाएगी। अभी यकृत विकृति कैसी होती है, उसके
यदि रुग्ण के परीक्षण में भी नहीं हमें समझ आ गए तो भी दातार शास्त्री ने वो जो अलग अलग लक्षण बताए हुए हैं उसी के चलते हम ये यकृत विकृति के कारण होने वाला रक्तपित्त है, प्लीहा विकृति के कारण होने वाला रक्तपित्त है, मूत्रपिंड यानी इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, गर्भाशय विकृति के में यानी फिर इसमें रस रक्त मांस मेद पूरी गर्भाशय की जो हमने गर्भाशय के बारे में जो भी विचार हमने किया है उस सभी स्थानों का, उस सभी दोषों का, उस सभी धातुओं का विचार करने के बाद ही हम चिकित्सा कुछ योग्य और कम मात्रा में दवाइयां देकर भी ये जीर्ण रक्तपित्त हम ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ औषधियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये औषधियां अभी तक जो हमने विचार किया है उस विचार के बाद ही प्रयुक्त करनी है। ये औषधियां अभी तक हमने जो भी विचार किया है उसके बाद ही प्रयुक्त करनी है। स्तंभन, ये स्तंभनार्थ सुवर्ण गैरिक, ये तो सभी, मैं अभी जो आगे जो प्रकार बता रहा हूं उस सभी में सुवर्ण गैरिक का अच्छी तरह से लाभ होता दिखाई देता है। दंत व्याधि में सुवर्ण गैरिक के साथ हम भृंगराज सर्वांग चूर्ण, भृंगराज का सर्वांग चूर्ण हम यूज कर सकते हैं और उसके साथ सुवर्ण गैरिक यूज सकते हैं। अभी ये जो भृंगराज मैंने लिखा है इसका पूरा श्लोक मैं अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ। अभी 7-8 ऐसे द्रव्य आपके सामने आ जाएंगे कि जो मैं एकल द्रव्य करके यूज करता हूँ। मुझे आप सब लोगों से विनंती ऐसी है, उसके जो निघंटु में ग्रंथ दिए, निघंटु में गुण दिए जाते हैं वो पढ़कर आप ये दंत व्याधि में भृंगराज क्यों ये एक बार देख लीजिए। यदि मैंने वो श्लोक भी आपके सामने रखा तो भी आप देखकर भूल जाएंगे, लेकिन यदि आपने वो निघंटु निकाल कर श्लोक देखा तो हमेशा के लिए आपके मन में बैठ जाएगा। नासागत, इसमें भी सुवर्ण गैरिक है। आगे प्रवाल भस्म, यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो प्रवाल भस्म हम सीतोपलादि चूर्ण का ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये रजनी योग, हरिद्रा और सुवर्ण गैरिक का योग है, ये सभी एक ही साथ देना है ऐसी बात नहीं है। प्रकृति, विकृति, रुग्ण वय, रुग्ण बल आदि सभी का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद देने वाले द्रव्यों की एक सूची मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा की है। उसके बाद कर्णगत, कर्ण व्याधि में हमें रचना दृष्टया जब देखते हैं तो अस्थि और अस्थि श्रृंखला रहती है, यानी अस्थि पाचक जो वाग्भट में, चरक में रस रक्त आदि ज्वर चिकित्सा में जो क्वाथ दिए हैं, कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुक्रोहिणी पटोलस्यारिवा मुस्ता, ये जो शब्द क्वाथ के पाठ दिए हैं उसमें ये गुडुची आमलकी आणि मुस्ता, ये जो 3 द्रव्यों का पाठ दिया है वो कर्ण व्याधि में बहुत अच्छा असरदार रहता है। इसीलिए मैंने अस्थिपाचक और मज्जापाचक जो पाठ है उसके साथ सुवर्ण गैरिक, इसके बहुत अच्छे असर हमने देखे हैं, अच्छे असर मिलते भी है। नेत्रगत, इसमें भी स्तंभन के लिए सुवर्ण गैरिक है, फिर प्रवाल भस्म है और त्रिफला चूर्ण का प्रयोग नेत्र व्याधि में ग्रंथों ने हमें बताया है। त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशी नेत्र बलाय च, ग्रंथों ने पूरी नेत्र के लिए बल देने वाला ऐसे त्रिफला का वर्णन किया है।
इसीलिए हम नेत्र व्याधि में त्रिफला का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं और स्तंभन के लिए सुवर्ण गैरिक दे सकते हैं। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक निदान करने की एक प्रक्रिया और उसके बाद कुछ दवाइयाँ मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन अपने आप के विचार से इसमें हम बहुत सारे चेंजेस भी ला सकते हैं। हमारे जो भी अभ्यास है उसके चलते हम द्रव्य अलग अलग भी इसमें यूज कर सकते हैं। मेढ्रगत, अभी इसमें तो हमें बहुत सारी निदानार्थक यानी निदान ही कारण मालूम, बहुत सारे कारण भी हमें मालूम पड़ते हैं। उसमें प्रयुक्त तो हो सकती है ऐसी दवाइयाँ आपके सामने रखी है। गोक्षुरादि गुगुल है, चंद्रप्रभा है, एलादि योग है, कुर्लू शीतवार करके ग्रंथों में दिया गया है, सुवर्ण गैरिक है, चंदनासव और सबसे ज्यादा असरदार ये अवपीड़क घृतपान है। पहले तीन जो मैंने दिए है गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा और एलादि योग, ये मूत्राशमरी के कारण जो मूत्राशमरी बाहर निकलते वक्त जो खून निकलता है उसके लिए या मूत्राशमरी के लिए ही युक्त होने वाली पहले तीन दवाइयां हैं। यदि मूत्राशमरी नहीं है फिर भी खून मेढ्रे से निकल रहा है तो आगे की तीन जो दवाइयां हैं वो उसके लिए मैंने बताई है। और अवपीड़क घृतपान के बारे में तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। दोनों खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले, खाने के बाद, रात के खाने से पहले, रात के खाने के बाद ऐसा घृतपान हम बताते हैं। तो उसके चलते 2 या 3 बार ऐसा घृतपान किया तो भी रक्त निकलना बंद हो जाता है, ऐसे रिजल्ट्स दिखाई पड़ते हैं। गुदगत के बारे में भी बहुत सारी कारण मीमांसा हम देख सकते हैं। जो हमने पहले 4 फोटोग्राफ्स देखे थे, इसोफेजियल वराइसिस आदि, वहाँ जब तक खून की मात्रा कम निकलती है तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्रभुत मात्रा में यदि खून का निकलना वहाँ शुरू हो जाएगा तो वो गुदमार्ग से बाहर आना और मल के साथ यदि हमने स्टूल एग्जाम की तो उसमें ब्लड स्टेन हमें मिल सकता है। इतना ज़्यादा भी रक्तस्राव वहाँ पे हो सकता है। ऐसे जो भी व्याधि होंगे या लक्षण होंगे उसके हिसाब से हम यूज करने वाली दवाइयाँ मैंने आपके सामने रखी है। अर्श में हो सकता है तो गोक्षुरादि गुगुल है, फलत्रिकादि गुगुल है, इसकी संप्राप्ति हम यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड से भी लगा सकते हैं। उसी के हिसाब से भी मैंने अभी यहाँ दवाइयाँ लिखी है। शतावरी, सफेद मुसली है, पहाड़ मूल, सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख आता है। अर्श व्याधि में ये बहुत अच्छी तरह से हमें लाभ देता है। वेदना हर, अर्शो वेदना हर, और उसके साथ सुवर्ण गैरिक मिलाकर दिया तो रक्त स्तंभन और शूल गुददाह ये दोनों भी कम करने वाला एक पहाड़ मूल दवा है। तीसरी जोनिगत, उसमें भी हम गोक्षरादि गुगुल, फलत्रिकादि, शतावरी, सफेद मुसली और इसके साथ पुष्यानुक चूर्ण है। सुवर्ण गैरिक तो है ही, यदि शूल है तो हम शंख भस्म का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। त्वगत, त्वगत रक्तस्राव के बारे में पहले 3-4 द्रव्य वैसे ही होंगे, उसके साथ त्रिफला गुगुल हो सकता है। जिंगी शारदी करके एक योग मैंने आपके सामने रखा है। ये मंजिष्ठा और अनंत मूल का योग है। अभी जो मैंने ज्वरग्न क्वाथ बताए उसमें किरात तिक्ता अमृता चंदनम विश्व भेषजम, ये जो पाठ है वो चतुर्थक पाठ है। रजनी योग के बारे में मैंने अभी बताया ही है।
शंखभस्म त्वक रोगियों के बारे में मैं जटामांसी प्रयोग में लाता हूं। त्वक रोग एक ऐसे हमारे व्याधियों में से एक त्वक रोग ऐसा व्याधि है जो हमें मन में या मन से हमें तकलीफ देता रहता है। हमारी त्वचा दूसरे को दिखाई देती है और दूसरे को वो अच्छा नहीं लगता, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए त्वचा रोग में मन का भी विचार करना आवश्यक रहता है और मन के ऊपर अच्छा काम करने वाला ये जटामांसी, ब्राह्मी, वचा, ये बहुत सारे यहाँ भी हम अलग अलग दवाइयाँ दे सकते हैं। अभी जो मैं दे देता हूँ वो आपके सामने मैंने रखी है। अभी जो मैंने एकल द्रव्यों के बारे में बताया उसके लिए भाव प्रकाश निघंटु का अध्ययन करना और उसमें जो द्रव्यों के गुण दिए हैं उनका पठन करना, मनन करना और एक एक द्रव्य व्याधि की अवस्था, व्याधि रुग्ण की अवस्था, रुग्ण बल, व्याधि बल देखकर हम एक एक द्रव्य भी देकर अच्छे गुण ले सकते हैं। अभी जो ये दवाइयाँ मैंने आपके सामने रखी है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। यदि आप घर पे नहीं बना सकते तो अभी मेरा जो परिचय किया गया ये इस लेक्चर से पहले उसमें भी बताया गया है। ये दवाइयाँ अब हमने आज तक मैं 30 साल तक मैंने खुद बनाई हुई दवा किसी को भी नहीं देता था, लेकिन अब ये सब दवाइयाँ मैंने आपके लिए भी बनाना शुरू कर दिया है। मेरा लड़का ये सब काम कर रहा है। अभी आज का लेक्चर और इससे पहले सभी लेक्चर्स अभी हमने गुरुवचन वैद्य मल्हार जोशी ऐसा सर्च करने के बाद और वैद्य मल्हार जोशी इतना ही सर्च करने के बाद आपको YouTube के ऊपर भी आपको मिल सकेंगे। यदि कोई पंचभौतिक चिकित्सा में रुचि ज़्यादा रखता है तो पहले सभी लेक्चर्स वो देख ले। आज जो मैंने आपके सामने विचार रखे हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अब इसके आगे भी जो जो लेक्चर्स होंगे वो थोड़ा सा ये पूरा बैकग्राउंड आप समझ ले तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएंगे। मुझे लगता है मेरा जो समय आज का है वो अभी खत्म हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद। विश्वा हाँ सर, धन्यवाद सर। आज का विषय इतने कम समय में वैद्य मल्हार जोशी सर ने इन्होंने पांचभौतिक विचार रक्त पित्त चिकित्सा का विवेचन किया। आज के विषय में कुछ बातें पहले विवेचित व्याख्यान मालाओं में विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। इसके लिए वैद्यगण आप इन सभी व्याख्यान मालाओं को गुरुवचन YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिर भी किसी को शंका रहे तो वैयक्तिक नंबर पर कॉल करके बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद वैद्यगण। आज का सत्र यहाँ समाप्त हुआ, ये मैं घोषित करता हूँ। जय आयुर्वेद। धन्यवाद। धन्यवाद।